इस वक्त वाकई ये कमाल का मेकअप करके नादिर शाह ने वाकई सबको हैरान कर दिया था। लार्क एंजेलो माइकल बायर से कह रहा था, बायर, क्या अब भी तुम्हारे जहन में कोई खास तस्वुर नहीं जागता? मतलब, मैं सरदार खान के बारे में कह रहा हूँ। अब तक जो हकीकतें हमारे सामने आ चुकी हैं वो ये हैं कि ये शख्स महकमा पुलिस से मुतल्लिक रहा है, और वो भी बकौल इसके बहुत थोड़े अरसे। बल्कि इसने तरबियत हासिल की और इसके बाद किसी वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हो सका। एक ऐसा नामुकम्मल आदमी अपनी ज़िंदगी के हर अमल में इस तरह मुकम्मल नजर आए, ये बात काबिल गौर नहीं है। पीली पहाड़ियों में सीगाल के आदमियों से इसने जिस तरह जंग की वो इसके एक माहिर जंगजू होने का सबूत है। इस जंग में खौफनाक तरीन हालात में इसने जिस फरासत और जहानत के साथ पूरी टीम को मुश्किल से निकाला, ये कोई आम सी बात है। मजीद ये कि इसने इस वक्त होलनाक ड्राइविंग करके सख्त हैरत में डाल दिया जब हमारी टीम कुछ लम्हों के अंदर अंदर मौत से हमकनार होने वाली थी। मैं इसके बारे में बिल्कुल गलत तासुर नहीं रखता, लेकिन बस एक तस्वुर मेरे जहन में है, और वो ये कि दरपर्दा ये कोई बहुत ऊंची शख्सियत है। अरे तुम लोग इसका चेहरा देखो, एक आम आदमी इस तरह शानदार नजर नहीं आता। इसके बदन की बनावट, इसके रहन सहन का अंदाज, कहीं से भी ये तीसरे दर्जे की कोई शख्सियत नहीं मालूम होती, बल्कि लगता है कि इसकी पसे पुश्त कुछ और ही है। लार्क एंजलू ने कोई जवाब नहीं दिया था। ये तो खैर अजनबी लोग थे, लेकिन इस वक्त कमर मेहताब अली भी शश्तर रह गया था। वो इस वक्त सर हिदायतुल्लाह के पास खड़ा हुआ था। इसने आहिस्ता से कहा, हिदायतुल्लाह। और हिदायतुल्लाह चौंक कर कमर मेहताब अली को देखने लगा। हाँ कहो। हिदायतुल्लाह, एक ऐसी बात बार बार मेरे जहन में आई है जिसे खुद भी अपनी ज़ुबान से अदा करते हुए बड़ी शर्मिंदगी से महसूस करता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, अब ये एहसास मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। क्या मतलब? मैं सरदार खान के बारे में कह रहा हूँ। क्या? सर हिदायतुल्लाह ने चुकन्ने अंदाज में बोला। क्या ये शख्स वाकई एक इतना ही आम सा आदमी है, और क्या ये हकीकत है कि वो सिर्फ हमारे कहने से यहाँ तक आ गया है? हालांकि ये सवाल मुझे तुमसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तलाश और इसके हुसूल में हम यकजा ही रहे हैं। लेकिन ये शख्स इस कदर अनोखा साबित होगा, ये मेरे तस्वुर में भी नहीं था। और अब तो ये लगता है कि जैसे दर हकीकत वही हमारा सरबरा हो, और हम इसी के साथ अपनी ये मुहिम सर अंजाम देने के लिए निकले हों। मैं वाकई शर्मसार हूँ, मेकअप में इतनी मुहारत। कमर मेहताब अली ने जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया, लेकिन सर हिदायतुल्लाह के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत नजर आने लगी। जिसने आहिस्ता से कहा, इसके पसे पर्दा एक कहानी है कमर मेहताब अली, लेकिन इतनी मुख्तसर नहीं कि मैं तुम्हें सुनाने बैठ जाऊं। किसके पसे पर्दा? इन्हीं तमाम सवालात के जो तुमने मुझसे किए हैं। क्या मतलब? क्या सरदार अली खान से मुतल्लिक कोई कहानी? हाँ। और वो तुम्हारे इल्म में है? हाँ। और मैं इससे लाइल्म हूँ? हाँ। क्यों? बस जब ये कहानी तुम्हारे इल्म में आएगी तो तुम्हें इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तुमने मेरे ज़हन में ही जान पैदा कर दिया है कि ऐसी कोई कहानी है जो अब तक मेरे इल्म में नहीं है। हाँ है। और इस मुहिम के सिलसिले में? हाँ कमर मेहताब अली। हिदायतुल्लाह, मुझे तज्जुब हो रहा है। अगर ऐसी कोई कहानी है तो अभी तक तुमने अपने जहन में क्यों रखी, या फिर ये कहो कि वो मुझे बताते क्यों नहीं थी? मैंने कहा ना कि जब तुम्हें ये कहानी सुनाऊंगा अब तुम्हें तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा। मैं वाकई मुतअज्जिब हूँ। कमर मेहताब अली ये कहकर खामोश हो गया। उधर सरदार खान अपने काम से फारिग होने के बाद वो आखिरी काम सर अंजाम दे रहा था जिसकी तजवीज़ इसने पेश की थी। तरपाल मखसूस अंदाज में सिल चुके थे, और फिर सबसे पहले एक जीप पर इसका तजर्बा किया गया। सैरंग के तरपालों में 2 आंखें बनाई गई थी। ऊपर थोड़ी सी कटिंग थी, खिड़कियों के पास कटिंग की गई थी, लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज में कि कुछ भी महसूस ना होने पाए और ना ही इन लोगों को तकलीफ हो। अलबत्ता जीप एक अजीबोगरीब शय नजर आने लगी। इसके टायर फ्री थे, बाकी तमाम चीज़ें ठीक थी, लेकिन बस तरपाल में ढकने के बाद वो इंतहाई बड़े साइज की एक खोपड़ी नजर आ रही थी। अगर रात की तारीकी में से देखा जाए तो सिर्फ एक मुतहर्रिक खोपड़ी चलती फिरती महसूस हो, और जब लाइटें रोशन हो जाएं तो फिर ये खोपड़ी और भी संगीन शक्ल इख्तियार कर जाए। इन लोगों ने इस अजूबे को इंतहाई होलनाक करार दिया था। तरपालों के रंग की वजह से दिन की रोशनी में भी जिस तरह इन्हें कसकर बांधा गया था और जिस तरह इन पर नकूश उजागर किए गए थे वो देखने में बेहद होलनाक लग रहे थे। गोमी सियाना खौफ से आंखें फाड़ते हुए कहा, मुकद्दस देवताओं की कसम, तुमने एक ऐसा अजूबा तैयार किया है जो टैरी बैगा वालों के होश उड़ा देगा। अगर तुम मुतमिन हो बुजुर्ग औरत, तो इसका मतलब है कि हमारी कोशिशें बराबर साबित हो गई हैं। लार्क एंजलू ने कहा। फिर ट्रक को भी इसी अंदाज में बड़े तरपाल से ढक दिया गया और दूसरी जीप को भी, और फिर बहुत दूर से इनका तजर्बा किया गया। दर हकीकत वो अपने कारनामे पर खुद भी शश्तर थे, लेकिन ये कारनामा भी सिर्फ और सिर्फ नादिर शाह की ज़ात से मंसूब था। इसी के मंसूबे के मुताबिक ये अजूबे तैयार किए गए थे। नादिर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में सर मेरे ज़हन में एक फ़िल्म आ गई थी।
जापान में जब एक त्यौहार होता है तो वो लोग बड़े बड़े ट्रकों और गाड़ियों पर मसनूई ड्रैगन बनाते हैं, और ये ड्रैगन इतने खूबसूरत होते हैं कि इन्हें देखकर दिल पर दहशत सवार हो। बस वही तस्वुर जहन में भी आया था, जो इत्तेफाक से इस वक्त इन मामूली वसाइल के साथ हमारे लिए खासा कारआमद रहा। किसी ने सरदार खान की इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया था, चूँकि कोई भी इस दीवानगी का शिकार नहीं था कि फौरी तौर पर टारीबेगा पहुंच जाए। इसलिए आज के लिए भी फैसला किया गया कि चूँकि दिन में तमाम लोग मसरूफ रहे हैं, इसलिए आज की रात भी यहीं गुजारी जाए और इसके बाद कल सुबह की रोशनी में टारीबेगा के सफ़र का आगाज़ किया जाए। रात की तारीकी में टारीबेगा से दूर रहकर कम अज़ कम इन मुतहर्रिक अज़ीमुश्शान खोपड़ियों का तजर्बा भी किया जा सकेगा, और हर शख्स इस बात से मुत्तफिक हो गया। वैसे भी चूँकि इन कामों में काफ़ी वक्त सर्फ होना था और फिर हंसते बोलते पूरा दिन गुजर गया था, इसलिए सब इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि आराम करें। फिर सब के सब अपने ज़ाती मशागिल का आगाज़ हो गया। सबसे ज़्यादा हंसी यूट की सूरत को देखकर आ रही थी, जिसने एक बार अर्शी के यहाँ आकर बड़े मुज़म्मिल लहजे में कहा था, मिसी क्या मैं आपसे आईना तलब कर सकता हूँ? ज़रूर यूट, आईना ले लो, लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। हाँ मिसी, पता नहीं क्यों अपने आप को इस शक्ल में देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। अरे नहीं यूट, बिल्कुल बेकार एहसास है। मैं अभी चंद मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा चेहरा साफ करके तुम्हें पहले जैसी शक्ल दे सकती हूँ, लेकिन एक ज़रूरत के तहत ऐसा किया गया है। तुम फिक्र क्यों करते हो? अर्शी ने इसे आईना देते हुए कहा, ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। मेरे पास दूसरा भी है, तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो। थैंक यू मिसी। यूट मासूम सी शक्ल बनाए वहाँ से चला गया। नादिर शाह और अर्शी खूब हंसे थे। फिर रात हो गई। इन लोगों को बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतजार था। दोनों जीपें और ट्रक इस तरह तरपालों से ढके खड़े थे और वो लोग इन्हें दूर से देखने के लिए बेचैन थे। नादिर शाह ने अंदर बैठकर गाड़ियों के हेडलाइट्स रोशन कर दिए और खुद भी दूसरों के साथ जा खड़ा हुआ। रात की तारीकी में जो हैबतनाक मंजर सामने आ रहा था वो नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक महसूस हो रहा था। सभी ने इन्हें देखकर अपने दिलों में एक अजीब सी कैफियत महसूस की। नादिर शाह ने कहा, अर्शी कहीं टारीबेगा के सादा लोग इनकी वजह से किसी मुश्किल का शिकार ना हो जाए, कहीं यूं ना हो के वो अपनी बस्तियां छोड़कर भाग निकलें। बहरहाल अब जो कुछ भी हो, इस सिलसिले में कहा क्या जा सकता है। सभी ने मुश्तरका तौर पर इस बात का एतराफ़ किया कि ये एक नाकाबिले यकीन काविश है और इसके नताइज बेहतर निकलेंगे। सूरज की सुनहरी किरणें लंबी घास से गुजर रही थी और कायनात का अनोखा खेल जारी था। कहीं कहीं जब ये किरणें घास को अपना मरकज़ बनाती तो यूँ महसूस होता जैसे आसमान से बहुत सी परियां नीचे उतर आई हों और सब्जा जारों पर रक्सा हों। रूका के कदम कई बार ठिठके थे। इसने अपने टट्टू को रोक कर इन परियों का रक्स देखा था। यह मंजर इसके लिए बड़ा अनोखा और बेहद जाज़िबे नज़र लगा था। ऐसा मंजर इसने कभी नहीं देखा था। फिर वो इस मंजर को देखने में इतना महव हुआ कि इसने अपना टट्टू भी रोक लिया। इसकी तज्जुब भरी नजरें इन परियों का रक्स देख रही थी और इससे हम्बा याद आ रहा था। जब मैं हम्बा को इन परियों के बारे में बताऊंगा तो वो यकीन नहीं करेगा। तब मैं इसे वादी के बारे में बताऊंगा और इससे कहूंगा कि वो हिम्मत करके मेरे साथ चले और अपनी आंखों से इन परियों को देखे। आह, वो कितना खुश होगा। हम्बा इसका वाहिद दोस्त था। इसका जानिसार और दूसरे लोग इन दोनों की दोस्ती का मजाक उड़ाते थे। इसकी वजह यह थी कि हम्बा बहुत बदसूरत था। कहा जाता था कि हम्बा के माँ बाप जिंदा थे और यकीनन वो खूबसूरत होंगे, लेकिन जब बदसूरत हम्बा इनके यहाँ पैदा हुआ तो वो इससे बददिल हो गए और रात की तारीकियों में इसे देवताओं की पहाड़ियों के दामन में छोड़ गए। शायद वो इस मुकद्दस अगूरा की भेंट चढ़ाना चाहते थे ताकि इनके यहाँ जिंदा औलाद पैदा हो तो खूबसूरत हो, लेकिन मुकद्दस अगूरा के इकामत गाह तक पहुँचना पुजारियों का काम होता है और इन गारों तक जाने का मतलब ये है कि मौत को आवाज़ दी जाए, और इतनी हिम्मत भला किसके अंदर होती है। यही होता था कि कोई मुकद्दस अगूरा तक नहीं पहुंच पाता था, और ये भी बड़ी हिम्मत की बात थी कि देवताओं की वादी में जाकर किसी बच्चे को छोड़ा जाए। लेकिन जिंदगियां ऐसे ही महफूज होती हैं, और हम्बा के साथ भी यही हुआ कि इसे लोगों ने देख लिया और फिर इस होलनाक बच्चे को लेकर वो बस्ती में आ गए और बस्ती के सरदार ने हुक्म दिया कि इसे नहूसत के दरख्त के नीचे छोड़ दिया जाए और इंतज़ार किया जाए कि इसकी ज़िंदगी किस तरह महफूज रहती है, या फिर मौत में ही आकर इसे दबोच ले कि इतना बदसूरत बच्चा बस्ती में ना रहे। और ये मुनासिब ही फैसला था, क्योंकि ज़िंदगी लेने और देने का काम तो देवताओं का था, इंसानों का नहीं। और देवताओं ने तो यहाँ अपनी बर्तरी कायम रखी है कि रात को आसमान से पानी की धारें गिरने लगी और यूँ हुआ कि सारा माहौल जलथल हो गया और हम्बा जिंदा रहा। फिर पूरे 30 दिन वो नहूसत के दरख्त के नीचे आराम से सोता रहा, और जब सरदार को इसकी याद आई तो इसने कहा, हम्बा जिसका उस वक्त कोई नाम नहीं था, सूखी हुई लाश लेने को तो लोग गए तो इन्हें हम्बा को अंगूठा चूसते पाया। वो जिंदा था और सरदार ने कहा कि 30 दिन की जिंदगी से देवताओं ने दी है तो बाकी जिंदगी छीनने का किसी को हक नहीं। लेकिन उस वक्त हंगारा बस्ती का मुकद्दस पेशवा नहीं था। वो सरदार जो था वो इतने बड़े दिल का मालिक भी नहीं।
سو اس نے لوگوں سے کہا کہ ہمبا کی پرورش کی جائے۔ یوں ہمبا جوان ہو گیا، لیکن بدصورتی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پوری بستی اس سے نفرت کرتی تھی۔ لوگ اپنی بچی کچھ ہی اشیاء باہر پھینک دیا کرتے تھے اور ہمبا ان اشیاء سے گزارا کرتا، لیکن اس وقت تک جب تک خود محنت مزدوری کے قابل نہیں ہوا۔ پھر اس نے لوگوں کے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ سوکھی ہوئی فصلوں کو ہری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور پہلے تو لوگوں نے اس بدنما اور بدصورت لڑکے کو اپنے کھیتوں اور کیاریوں میں دیکھ کر بری بری صورتیں بنائی، لیکن جب ان کی کیاریوں نے سبزیاں اور پھل اگلنا شروع کیے تو پھر بے شمار لوگوں نے ہمبا سے کہا کہ وہ ان کے لیے کام کرے، اور ہمبا مقدور بھر کام کرتا رہا۔ اور صرف اروکا ایسا تھا جس کی عمر ہمبا کے برابر تھی، اور اس نے ہمبا سے دوستی کی اور ہمبا اس کا واحد دوست بنا، کیونکہ باقی لوگ جو اس کے ہم عمر تھے ہمبا کی غربت کی وجہ سے اس سے دوری اختیار کر گئے، لیکن اروکا دھن کا پکا تھا اور اس نے ہمبا کی دوستی ترک نہ کی، اور دونوں ساتھ ساتھ دیکھے جاتے رہے۔ یہ ہمبا کی کہانی تھی، اور اروکا کی کہانی یوں تھی کہ وہ اپنے دادا کا اکلوتا پوتا تھا۔ ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ حادثہ بھی بستی میں ایک مثالی حیثیت رکھتا تھا، یعنی عورت اروکا کے باپ کی موت کا باعث تھی، اور یہ کہانی لوگوں کے ذہنوں میں اب سو گئی تھی۔ لیکن بوڑھا دھوا جو اروکا کا دادا تھا اور اروکا سے ہمیشہ یہی کہتا رہتا تھا کہ عورت اس کائنات میں سارے فساد کی جڑ ہے، اور کبھی کسی خوبصورت چہرے کو نگاہ بھر کے نہ دیکھا جائے، کیونکہ وہ ہوش و حواس چھین لیتا ہے، اور جب انسان کے ہوش و حواس چھین جاتے ہیں تو پھر عقل کی کوئی بات سامنے نہیں آتی۔ اور یہ خوف اس طرح دھوا نے اروکا کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ جب بھی کوئی عورت اس سے نظر آتی وہ آنکھیں بند کر لیا کرتا، اور کئی بار اس طرح ٹھوکریں کھا کھا کے گرا تھا۔ اس کے بدن کے مختلف حصے زخمی ہو جاتے تھے۔ اس وقت عورتوں کے حسین قہقہے اس کے کانوں میں رس گھولتے تھے، لیکن بوڑھے دھوا نے کچھ اس طرح سے ذہن میں خوف بٹھا دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ زخم بھی عورت کی نحوست کے زخم ہیں، اور اس طرح وہ ذہنی طور پر عورت سے بہت دور ہو گیا تھا۔ لیکن جوانی کی امنگیں خود بخود راستوں کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتی ہیں۔ بہت دور سے، کبھی کبھی بہت ہی دور سے وہ تالابوں کو دیکھتا جن میں تیرتے ہوئے بدن اس کے رگوں پہ میں چنگاریاں دوڑا دیتے تھے۔ پھر وہ اس خوف کے ساتھ وہاں سے واپس ہٹ جاتا تھا کہ دھوا کو اس کے دل کی ہر بات معلوم ہو جاتی ہے، اور کیا اتنی تیز نگاہیں تھی بوڑھی دھوا کی کہ وہ ساری باتیں سمجھ لیا کرتا تھا، اور وہ اپنے دادا کو جادوگر سمجھتا تھا۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ دھوا کے پاس بہت سے جادو تھے، اور وہ ان سے کام بھی لیتا تھا، خاص طور سے اروکا کے معاملے میں، کہ اروکا جب بھی کوئی عمل کرتا بوڑھا دھوا اس عمل کی کہانی اروکا کو سنایا کرتا تھا، تو سورج کی سنہری کرنوں کے سفر کے ساتھ اروکا کے ذہن کا سفر بھی جاری رہا، اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ کسی وقت ہمبا کو ساتھ لے کر آئے گا، اور ہمبا بھی خوبصورت لڑکیوں کی باتیں کرتا تھا، لیکن اس طرح جیسے کسی دور دیس کی کہانی سنا رہا ہو، اور یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ کہانیاں صرف کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقی زندگی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سو پھر اسے اچانک خیال آیا کہ دھوا نے زرد پتیوں کے حصول کے لیے اسے کتنا منع کیا تھا، لیکن دھوا کی بیماری کا علاج یہ زرد پتیاں ہی تھیں، اور ان زرد پتیوں کو ان دلیروں سے مانگتے مانگتے کافی وقت گزر گیا تھا، جو یہ طویل ترین سفر کر کے یہ پتیاں توڑ لاتے تھے اور ان سے اپنی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ سو پھر یہی ہوا کہ سب نے دھوا سے کہا کہ وہ خود ان کے حصول کی کوشش کیوں نہیں کرتا، بھلا ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں کہ وہ طویل ترین سفر طے کر کے زرد پتیاں حاصل کرے۔ تیری بوڑھی ہڈیاں تو تھک گئی ہیں، لیکن تیرا پوتا جوان ہے، کیسے ہمیشہ اپنے پیروں میں سمیٹے بیٹھا رہے گا؟ وہ بچہ ہے، میں بھلا اسے تنے تنہا اتنے دور دراز کے سفر کے لیے کیسے روانہ کر سکتا ہوں؟ وہ بچہ نہیں جوان ہو چکا ہے، اپنی آنکھیں کھول کے اسے دیکھ، اور اپنی کمزور بینائی سے اس کی زندگی خراب نہ کر۔ تو میں کیا کروں؟ اروکا کو زرد پتیوں کے حصول کے لیے بھیج دے، اور اس سے کہہ کے وہ اپنی زندگی کا کوئی کارنامہ سر انجام دے، مگر میں اس کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا، وہ میرا اکیلا سہارا ہے۔ تو پھر اس اکیلے سہارے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر موت کے راستوں کی جانب سفر کر اور بالآخر مر جا، اور اسے تلقین کر دے کہ وہ تیری سوکھی لاش کو پتھروں میں گرا دے۔ اور بھلا دھوا کی کیا مجال تھی کہ کسی سے لڑائی جھگڑے کی کوئی بات کرتا؟ ایسے ہی لڑائی جھگڑے نے تو اس کا بیٹا چھین لیا تھا، چنانچہ وہ صبر کر کے خاموش ہو جاتا۔ لیکن پھر ایک دن کسی شخص نے خود اروکا سے بات کہہ دی، اور اروکا کی غیرت جوش میں آگ اس نے کہا، زرد پتوں کا حصول بھی کوئی مشکل کام ہے؟ میرا دادا جب بھی مجھے اجازت دے گا میں ان کے حصول کے لیے چل پڑوں گا۔ تیرا دادا تو تجھے کبھی بھی اجازت نہیں دے گا، اور یہ تم دادا پوتوں نے اچھی ترکیب لگائی ہے کہ دادا پوتے کو اجازت نہیں دیتا، اور پوتا دادا کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا، اور تم مانگتے پھرتے ہو ہر گھر کے دروازے پر زرد پتیاں۔ میرے دادا کو ان کی ضرورت ہے، تو اپنے دادا کی ضرورت اپنے آپ پوری کرو، اور خبردار اب ہمارے ہاں زرد پتیاں مانگنے کے لیے نہ آنا۔ تو پھر یہی ہوا، اروکا نے اس رات بوڑھے دادا کا تیار کیا ہوا شوربہ نہیں پیا، اور نہ ہی پتیوں سے بنا ہوا وہ کھانا کھایا جو بہت ہی لذیذ ہوتا تھا، اور دادا خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا تھا۔ بوڑھے دھوا نے پریشان لہجے میں کہا، اروکا، ہاں دادا، کیا تو بیمار ہے؟ ہاں دادا،
अरे क्या हो गया तुझे? दादा मुझे अंदर की बीमारी हो गई है। वो क्या होती है? लोगों का गैरत दिलाना मेरे दिल को दुखा गया है और अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, वो गैरत नहीं दिलाते बल्कि दुश्मनी निकालते हैं। नहीं दादा, क्या तुम्हें मेरे मजबूत हाथ पैरों का भरोसा नहीं है? है क्यों नहीं? तो फिर क्या कहना चाहता है तू? मैं जर्द पत्तों के हसूल के लिए सफ़र करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग ख़राब है। नहीं दादा, तू जानता है रूका, वो इलाका कितना ख़तरनाक है। वहाँ जंगली हाथी भी पाए जाते हैं और खबीस सूअर भी, जिनके अंदर बदरूहें हलूल किए हुए होती हैं और वो जंगलों में इंसानों की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। मैं इन्हें ख़त्म करने की सलाहियत रखता हूँ। मेरा नेज़ा इन्हें हलाक कर सकता है। नहीं, मैं तुझे इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम अपना इरादा बदल नहीं दोगे। तेरा दिमाग ख़राब है, यही समझ लो। और फिर वो रात बूढ़े दादा ने भी जागते हुए गुजारी और सुबह को बड़ी आजिज़ी से इससे बोला, तूने खाना नहीं खाया रूका। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर मुझे इजाज़त दो। लेकिन बेटे, क्या तू तन्हा जाएगा? हाँ। अच्छा यूं कर, हम्बा को अपने साथ ले जा। नहीं, क्यों? लोग ताने देंगे। क्या ताने देंगे? यही कि मेरे अंदर ऐसे किसी सफ़र पर तन्हा जाने की हिम्मत नहीं है। लोगों को बकने दे। नहीं दादा, मैं हम्बा को साथ नहीं ले जाऊंगा। अलबत्ता अगर तुम मुझे अपना टट्टू दे दोगे तो मैं इसे ज़रूर साथ ले जाऊंगा। बूढ़ा दादा सोच में पड़ गए। इसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं 1000 बार मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे ज़रपत्ते के उसूल पर भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। अलबत्ता तेरी ज़िद ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तेरी बात मान लूँ। तो क्या मैं जाऊँ? मैंने कहा ना, मैं मजबूर हूँ। तो फिर तुम्हारी ये मजबूरी उस वक्त का ऐलान करती है कि मैं चला जाऊँ। ये तू बेहतर जानता है। और बस इसके बाद अरूका ने तैयारियां कर ली थीं। इसने हम्बा से भी अपने सफ़र का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो किसी ऐसी जगह जाने के इरादे का इजहार करेगा तो हम्बा इसे तन्हा कभी नहीं जाने देगा। लेकिन इसने अपना मजबूत नेज़ा रखा था और इसके साथ साथ इसने इसे अपने टट्टू पर भी भरोसा था, जो इसका बेहद चहीता था। वो फिर जब इसने ये सफ़र तय करना शुरू किया तो रास्ते में से मुश्किलातें आ घेरा तो बहरहाल इसने ये तस्लीम किया कि जर्द पत्तियाँ हासिल करने वाले दिलेर होते हैं और इन खौफनाक चिंगाड़ने वाले और भौंकने वालों से ज़िंदगी बचाकर जर्द पत्तियों के खेत तक पहुंचना मुश्किल काम है। और जर्द पत्तियों के इस खेत के बारे में भी हज़ारों कहानियाँ टारी वैगा में फैली हुई थी। टारी वैगा वालों का कहना था कि ये खेत देवताओं ने लगाया है और वही इसकी आबियारी करते हैं, और वही परवरिश। और हकीकत है कि देवताओं के लगाए हुए इन पौधों की खसूसियात नाकाबिले यकीन होती हैं। वो हर किस्म की बीमारियों में कारामद होते हैं और जर्द पत्तियों से हर तकलीफ का इलाज हो जाता है। गर्ज ये कि बड़ी मुश्किलात उठाने के बाद अरूका ने जर्द पत्तियों का बहुत बड़ा अंबार जमा कर लिया। इन्हें एहतियात से बांधा। हकीकत ये थी कि जर्द पत्तियां तो एक सरमाया थी, और अगर इन्हें इतनी मिकदार में जमा कर लिया जाए तो जमा करने वाला गोया मालो माल कहलाया जा सकता है, क्योंकि दूसरे लोग इन जर्द पत्तियों के हुसूल के लिए बहुत कुछ देने पर आमादा हो जाते हैं। वैसे टारी वैगा में लोग अपने अपने कामों को खुद ही किया करते थे और आमतौर पर कोई शख्स किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। लेकिन अगर जर्द पत्तियों की बस कोई भी चीज़ मांगी जाती तो बीमार होने वाले इसे देने से गुरेज नहीं करते थे। फिर ये अजीमुशान खजाना लेकर अरूका ने वापसी का सफ़र शुरू किया, लेकिन वो इन रास्तों को ज़हन में रख पाया जिनसे वो यहाँ तक पहुँचा था। और फिर ये भी कि यहाँ की एक रवायत थी कि लोग इन रास्तों को भूल जाया करते हैं, लेकिन दुश्मनी की इस दीवार ने इस वक्त दोस्ती का सबूत दिया था, जो टारी वैगा और नीलकंठ के दरमियान ख़ास तौर से कायम की गई थी। न जाने कहाँ कहाँ से भटकते हुए अरूका ने दुश्मनी की इस दीवार को देख लिया, और दीवार नज़र आ जाने का मतलब यही था कि इसका रुख अपनी बस्ती ही की जानिब है। चुनांचे इसने एक और तवील फासला तय किया और दुश्मन की दीवार के करीब पहुंच गया, और यहीं पर इसे वो सुनहरी परियां रक्स करती नजर आई, जिन्हें देखकर इसकी आंखें खीरा हो गईं और वो हैरत और दिलचस्पी के साथ इन्हें देखता रहा। फिर इसे एहसास हुआ कि अब सूरज डूबने वाला है, चुनांचे सफ़र की रफ्तार तेज़ कर दी जाए। सो यही हुआ, और इसने इन सुनहरी परियों को अलविदा कहा और इसके बाद अपने टट्टू को वहाँ से आगे बढ़ा दिया। अब वो जानता था कि बस्ती तक सफ़र करने के लिए इसे घास के उन मैदानों को अबूर करके उन ढलानों में उतरना होगा, जहाँ से चढ़ाइयाँ चढ़कर वो अपनी बस्ती में पहुँच जाएगा। और जब ढलानों के आखिरी सिरे से इसका टट्टू ऊपर चढ़ रहा था तो उसे भी महसूस हुआ जैसे एक सुनहरी घंटी बजी हो और इसकी आंखें बेखतर इसकी तरफ उठ गई हों। तो उसने देखा कि वो इसे देख रही है। वो सुनहरी परी नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत एक लड़की थी। इसका टट्टू इस लड़की के पास जा रुका। लड़की इसे देखकर मुस्कुराई और बोली, जर्द पत्तियों के सुदागर, तुम्हारा नाम अरूका है ना? हाँ, इसने कहा, और इसकी नज़रें झुक गई। मुझे अपने टट्टू पर बिठाओ और दुश्मनी की दीवार के दूसरे सिरे तक ले चलो। क्यों? इसलिए कि मैं कह रही हूँ। क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? नहीं, क्योंकि किसी अजनबी लड़की को अपने टट्टू पर बिठाना पसंद नहीं करता। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। वो पाँव पटक कर बोली, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा।
जो कुछ तुम कह चुके हो वो कुछ भी नहीं है। मगर मैंने सच बोला है। तुम मुझे देखते क्यों नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि एक बार देखने से मुझ पर बुरे असरात पड़ते हैं। क्या मतलब? मैं बताना नहीं चाहता। मुझे जानते हो? नहीं, जबकि पूरी बस्ती मुझे जानती है, जानती होगी। तुमने फिर मेरी तौहीन की। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो झल्लाकर बोला, गोया मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम मेरे लिए क्या हो सकती हो? मुझे जानो। कैसे? मुझसे मेरा नाम पूछो। देखो सूरज छुप गया है, मेरा दादा मेरे लिए परेशान होगा। अरुका ने जल्दी से कहा, मेरा नाम सागी है। सागी? वो बोला, तुमने मेरा नाम लिया, तुम इसे याद कर रहे हो? नहीं तो मेरी तरफ देखो। वो बोली, तुम्हारे इस इनकार से मेरी आंखें मेरे चेहरे से गायब हो गई हैं। वो तजुब से चौंक पड़ा, ये कैसे हो गया? इसने घबरा कर इसका चेहरा देखा और इसकी रोशन आंखें जो उसके चेहरे पर टिकी हुई थी उनमें शरारत थी, मुस्कुराहट थी, जादू था। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मान गई मुझे? वो बोली, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। मैंने नहीं, देवताओं ने। वो हंसी। गोया तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती हो? हाँ, आखिर क्यों? जो किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखता वो बेवकूफ़ होता है। लड़की? वो चौंक कर बोला, तो और क्या, तुम लड़की हो? अरे फिर तुम मुझे क्या समझ रहे हो? वो तजुब से बोली। और रूका ने सोचा कि वाकई वो बेवकूफ़ी कर रहा है। दादा ने तो औरत के बारे में कहा था कि वो फसाद की जड़ होती है, लड़की के बारे में तो नहीं कहा था। इस ख्याल ने इसकी कैफियत बदल दी और वो मुस्कुराने लगा। फिर बोला, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ तो और क्या हो? वो तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम मुझे देखो, देख रहा हूँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। कल मुझसे मिलोगे? हाँ। कहाँ? जहाँ तुम कहो। मैं डरता नहीं हूँ, जर्द पत्तियों की वादी से आया हूँ। इसी जगह मिलूँगा? किस वक्त? जब आसमान स्याह हो जाएगा, रात को। हाँ, मैं आ जाऊँगा। मेरा नाम याद है? सागी, और मैं नगारा की बेटी हूँ। ठीक है। इसने अपना टट्टू आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब इसके दिल में कसक थी और इसने कई बार मुड़कर इसे देखा। वो अपनी जगह खड़ी थी, मगर इसका दिल चाहा कि टट्टू को वापस ले जाए। इसे टट्टू पर बिठाया और खुद के साथ पैदल चले, लेकिन वो सिर्फ तसव्वुर था, ऐसा होना मुमकिन नहीं था। फिर इसका टट्टू दूर निकल गया। अब इसे धुआं का ख्याल आया। उसने टट्टू की रफ्तार तेज कर दी। जब वो अपने झोंपड़े में पहुंचा तो अंदर से हंबा की आवाज़ आ रही थी। जर्द पत्तियों का गट्ठर कंधे पर लाद कर वो आगे बढ़ा तो इसने कहा, तुमने गलती की धुआं। मैंने कोई गलती नहीं की, इसने जिद की थी। तुम्हें इसकी जिद नहीं माननी चाहिए थी, हम्बा ने कहा। और दादा कुछ देर खामोश रहा। बोला, अब वो जवान हो चुका है, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? और सियाने कहते हैं कि शेर जब तक कछार से नहीं निकलता मुकम्मल शेर नहीं बनता। जानते उन रास्तों में हाथी और काले चीते होते हैं, हम्बा ने कहा। और वो वहाँ तन्हा चला गया। बेवकूफ़, अगर मुझे साथ ले जाता तो अच्छा ना होता। बेवकूफ़ के लफ्ज़ पर इसे सागी याद आ गई। वो गुस्से से अंदर दाखिल हो गया। बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसने गुस्सीले लहजे में कहा, और दोनों इसे देखकर चौंक पड़े। और ये जदपड़तियों का ढेर है। अगर मैं बेवकूफ़ होता तो ये कैसे ले आता? इतनी सारी जर्द पत्तियाँ। बूढ़े धोबा का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। इससे 10 गुना ज़्यादा ला सकता हूँ और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम्बा ने इसे तेज धुंध नज़रों से देखा और बाहर निकल गया। बूढ़ा धुआं पत्तियों को टटोल टटोल कर देख रहा था। इसने कहा, ये तो वाकई बहुत हैं। कि हम्बा कहाँ गया? तो उसे रूठ कर चला गया। रूठ कर? हाँ, मगर क्यों? इसलिए कि तो इसे साथ क्यों नहीं ले गया? मैंने अच्छा किया था। क्यों? इसलिए कि वो रास्ते वाकई बहुत ख़तरनाक है। अगर बिगड़े हुए हाथी हमें पा लेते तो ज़रूर अपनी सूंड में लपेटकर पैरों तले कुचल देते। तो फिर हम्बा को मुझसे पहले अपनी जान देना पड़ती। मैं जानता हूँ कि वो क्या करता। तुम जानते हो दादा? नहीं। अगर हाथी हमारे पीछे लग जाते तो वो टट्टू लेकर दूर चला जाता, हाथी को पत्थर मारकर अपनी तरफ मुतवज्जो करता और फिर भाग चला जाता। फिर हाथी इसके पीछे लग जाता तो वो इसे कुचल कर मार देता। मगर वो ऐसा क्यों करता? ताकि मैं बच जाऊँ। ओह, तो वो तेरा इतना वफादार दोस्त है। हाँ, तुम टट्टू को बांध दो, मैं इसे तलाश करता हूँ, रूका ने कहा और हम्बा की तलाश में निकल गया। लेकिन हम्बा वाकई इससे नाराज़ था और वो जानता था कि अरूका इसे कहाँ कहाँ तलाश करेगा, इसलिए इन जगहों से गुरेज किया। चुनांचे वो अरूका को ना मिला। अरूका मायूस वापस पहुंचा तो धुआं खाना लेकर इसके इंतजार कर रहा था। इसके चेहरे को देखकर समझ गया था कि हम्बा इसे नहीं मिला। सुबह तक इसका गुस्सा उतर जाएगा और वो खुद आ जाएगा। धुआं ने तसल्ली दी। रात को आराम करते हुए अचानक धुआं से कहा, दादा एक बात बताओ, औरत और लड़की में क्या फ़र्क होता है?